जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के क्लास में भी हम लोगों ने अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 4 का नाम है मांग एवं मांग के नियम। कल के क्लास में हम लोगों ने मांग, इच्छा और आवश्यकता के बारे में जाना था। मांग के विभिन्न प्रकार को जाना था। बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग के बारे में जाना था। मांग के फलन क्या है उसको जाना था और मांग की परिभाषा को हमने जाना था। तो आज हमारी चर्चा होगी मांग का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं या मांग के नियम क्या है। तो वस्तु की कीमत, हर वस्तु की कीमत होती है और उस कीमत पर मार्केट में ग्राहक उसका डिमांड करता है। हमने कल भी बताया था आपको कि एक ही वस्तु को उसी कीमत पर अलग अलग ग्राहक उस वस्तु की अलग अलग मात्रा का डिमांड करता है। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा का जो गुणात्मक संबंध है, उसी गुणात्मक संबंध की व्याख्या करने वाला जो नियम है, उसी नियम को हम मांग का नियम कहते हैं। वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगे जाने वाली जो मात्रा होती है कि अगर 10 रुपये केजी आलू है तो 10 रुपये केजी आलू आप कितना खरीदते हैं। यदि उसका मूल्य घटकर 8 रुपये हो जाए तो आप कितना खरीदोगे, लेकिन कीमत बढ़कर 15 रुपया हो जाए तो आप कितना खरीदोगे। तो वस्तु की कीमत और मांगे जाने वाली, उसी कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा की व्याख्या करने वाला जो नियम है, उसी नियम को हम मांग का नियम कहते हैं। और एक बात हम सभी जानते हैं कि मांग एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मांग एक मनोवैज्ञानिक धारणा है क्योंकि मांग निर्भर करती है कई कारणों पर, लेकिन कई बार आपके विचार, आपकी सोच और अंतःकरण पर भी मांग निर्धारित करती है। तो मन में प्रश्न होगा कि मांग का नियम क्या है या मांग के नियम को स्पष्ट करें। तो मांग का नियम कहता है यदि अन्य बातें समान रहे तो, या लिख दिया हूं, मांग के नियम की मान्यता अन्य बातें समान रहे तो, यह मान्यता है, शर्त है उसकी। यदि अन्य बातें समान रहे तो जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग ज्यादा होता है और वस्तु की कीमत ज्यादा होती है उसका मांग कम होता है। तो कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग को बताने वाला जो नियम है उसी को हम मांग का नियम कहते हैं। जिसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मांग के नियम को यदि समझना है तो मांग के नियम को समझने का बड़ी सुंदर सा एक फॉर्मूला मेरे पास है। हम यहां लिख देते हैं मूल्य और यहां लिख देते हैं मांग और यहां लिख देते हैं मूल्य और यहां लिख देते हैं मांग। यह चित्र ही मांग के नियम को स्पष्ट कर रहा है। चित्र को बना दिया, मांग के नियम को आपने परिभाषित कर दिया, मांग के नियम को आपने लिख दिया। कोई आपसे कहे कि मांग के नियम को स्पष्ट करे, हमने ही नहीं बोला कि यदि अन्य बातें समान रहे तो। अब अन्य बातें का मतलब क्या होगा, अगला टॉपिक में जस्ट मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, कल भी हमने चर्चा किया था। यदि अन्य बातें समान रहे तो, अन्य बातें समान रहे, मांग के नियम का शर्त है यदि अन्य बातें समान रहे तो। मूल्य ऊपर दिखाया हूं इस लाइन पर, मूल्य यदि ऊपर है तो मांग कहां है, नीचा है, और मूल्य यदि नीचा है तो मांग कहां है, ऊपर है। इसको यूं समझे कि मांग का नियम क्या है। तो यदि अन्य बातें समान है तो इतना याद रख लो आप, यदि अन्य बातें समान रहे तो कम मूल्य पर, माने कम दाम पर
वस्तु का मांग अधिक होता है, और जब मूल्य ऊपर है मतलब ज्यादा होता है तो वस्तु का मांग कम होता है। मतलब मूल्य ज्यादा है तो मांग कम होगा, मूल्य कम है तो मांग ज्यादा होगा। यदि अन्य बातें समान रहे तो कम कीमत पर ज्यादा मांग, ज्यादा कीमत पर कम मांग होता है। यह दुनिया का सत्य और सार्वभौम नियम है। यह नियम हमारे दैनिक जीवन में हर जगह लागू होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मांग का नियम कि यदि अन्य बातें समान रहे तो कम कीमत पर हम ज्यादा वस्तु खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पर कम वस्तु का डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। दूसरा प्रश्न आया, तो मांग के नियम की मान्यता क्या है? तो हमने एक ही लाइन बोला है कि मांग के नियम की मान्यता है। मांग के नियम की शर्त है, क्या शर्त है? तो अन्य बातें समान रहे। मतलब अन्य बातें समान रहे तभी मांग का नियम लागू होगा। अन्य बातें समान न रहे तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो यहां एक नया प्रश्न बन जाता है कि मांग के नियम की मान्यता लिखे या अन्य बातें समान रहे, इसका मतलब क्या है? हमने कल के क्लास में भी कहा था और पुनः कल इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का वीडियो बना के डालेंगे हम, और वहां क्लियर हो जाएगा। आज सुन ले, कल भी उसको देख ले, सुन ले, क्लियर हो जाएगा। तो अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है? तो अन्य बातें समान रहने का मतलब है उपभोक्ता की आय नहीं बढ़ने चाहिए। नियम क्या कहता है? मूल्य ज्यादा है तो मांग कम करेगा, लेकिन आय बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ऊंचा मूल्य होगा फिर भी ज्यादा खरीदेगा, नियम फेल हो जाएगा। तो मांग के नियम लागू होने का पहला शर्त है कि उपभोक्ता की आय नहीं बढ़नी चाहिए, ना घटना चाहिए, क्योंकि घट जाएगा तो जो खरीदा वो खरीदना छोड़ देगा। दूसरा, उपभोक्ता के रुचि, स्वभाव और पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुचि, स्वभाव और पसंद बदल जाएगा तो मांग का नियम यहां भी फेल हो जाएगा। तीसरा, संबंधित वस्तु का कीमत नहीं बदलना चाहिए। जैसे चाय का संबंधित कॉफी है, मीठा का चीनी है। हम मीठा का प्रयोग कर रहे हैं, चीनी की कीमत घट जाए तो मीठा का प्रयोग करना छोड़ देंगे, चीनी का प्रयोग करने लगेंगे। हम नियमित चाय पीते हैं, लेकिन कॉफी का कीमत गिरकर चाय से भी कम नीचे आ जाए तो चाय पीना छोड़ देंगे, कॉफी प्रयोग करने लगेंगे। तो संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अन्य बातें समान रहने का मतलब यह भी है। उसके बाद उपभोक्ता को किसी नई प्रतिस्थापन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमने कल बताया था प्रतिस्थापन्य वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग एक वस्तु के जगह पर उसी रूप में किया जाए। जैसे चीनी का मीठा है, चाय का कॉफी है। तो उपभोक्ता को किसी नए प्रतिस्थापन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए, और भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की आशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जान समझ ले कि इसका कीमत और बढ़ने वाला होगा तो दाम बढ़ेगा, फिर भी हम ज्यादा खरीदेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न होगा आज का। आज का तीसरा है कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है क्यों? तो पहले तो मांग वक्र जान ले। मांग वक्र की ढाल हमने क्या दिखाया? मांग वक्र की ढाल, यहां एक प्रश्न करता है, यहां y एक्सिस OX, यहां है मांग की मात्रा या मांगी जाने वाली मात्रा, और यहां क्या होगा? इस पर क्या लिखेंगे? कीमत। क्या लिखेंगे? कीमत। मतलब यहां हमने क्या देखा? तो वो y अक्ष पर कीमत को, मतलब कीमत को डिनोट करते, इंडिकेट करते हैं P से, मतलब प्राइस। और OX अक्ष पर हमने क्या दिखाया? मांगी जाने वाली मात्रा, मतलब क्वांटिटी को हम यहां क्वांटिटी Q को दर्शा दिए। तो हमने यहां पर मांग के नियम में क्या कहा कि कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम होगा, और कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगा। जैसे यहां कीमत है तो यहां रख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, यहां हम लिख दिए 25। तो हमने क्या देखा? यहां 1, 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ABCD भी लिख सकते हैं। हम इसको
समझाते हैं आपको। यहां कीमत है, यहां कम कीमत है, यहां ज्यादा कीमत है, यहां मात्रा है, यहां शुरू में मात्रा कम है, लास्ट में मात्रा ज्यादा है। तो मांग का नियम हमने क्या कहा कि जब वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो वस्तु की कीमत 25 है तो मांग कितना है, 1 इकाई है। कीमत घटकर 20 हो गया तो मांग बढ़कर 2 हो गया, कीमत घटकर 15 हो गया मांग 3 हो गया, कीमत घटकर 10 तो मांग 4, कीमत घटकर 5 तो मांग भी 5 हो गया। मतलब कीमत कम है तो मांग भी ज्यादा है, और कीमत ज्यादा है तो मांग भी क्या है, कम है। तो देखिए अगर हम इसको रेखा चित्र से इसको मिला दें, इसको हम मिलाते हैं, इस रेखा को कहेंगे डी, मतलब डिमांड की रेखा है, डी फॉर डिमांड। तो मांग की रेखा क्या देख रहे हैं, यह ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। मांग की रेखा मतलब डी जो रेखा है वह डिमांड की रेखा है। क्या दिखा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर। ये हमारा बायां हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। और जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो ऋणात्मक होगा। ऊपर से नीचे गिरना मतलब ऋणात्मक होना होता है। तो प्रश्न ही कहता है कि मांग वक्र की ढाल, यही ना मांग वक्र है, डीडी है जो क्या है, ये डीडी जो रेखा है यह मांग वक्र की रेखा है, मांग वक्र की रेखा। तो प्रश्न कहता है कि मांग वक्र की रेखा या की ढाल ऋणात्मक होती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होती है, बाएं से दाएं की ओर होती है। क्यों? या इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके घुमा के पूछेगा कि कम कीमत पर अधिक वस्तु क्यों खरीदी जाती है। मतलब कीमत 5 रुपया है, डिमांडो ज्यादा है, वस्तु कम कीमत पर अधिक वस्तु क्यों खरीदी जाती है। देखिए तो कहता है कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है या कम कीमत पर वस्तु को ज्यादा खरीदा जाता है। एकरा पीछे कारण है। कारण क्या है, तो पहला घटती सीमांत उपयोगिता नियम। मांग वक्र के ढाल के ऋणात्मक होने के कई शर्त है, इसमें पहला शर्त है घटती सीमांत उपयोगिता नियम। और हमने पिछले क्लास में आपको घटती सीमांत उपयोगिता नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताया था और कहा था कि एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि कम होती जाती है। याद दिला तो हमने रोटी का उदाहरण दिया था। एक भूखा व्यक्ति है, 5 रोटी खाना चाहता है, लेकिन पहली रोटी खाने से उसे जितना उपयोगिता मिलता है उससे कम उपयोगिता दूसरी रोटी से, और दूसरी से जितनी उपयोगिता मिलता है उससे कम मिलेगा तीसरी से। मतलब जैसे जैसे पेट भरता जाएगा रोटी के प्रति उसकी रुचि घटती जाएगी। तो मांग वक्र के ढाल के ऋणात्मक होने का पहला शर्त है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, क्योंकि व्यक्ति के पास जैसे जैसे वस्तु बढ़ते जाता है उस वस्तु के प्रति रुचि कम होती जाती है। यह कीमत जैसे जैसे घटेगा लोग उसको खरीदने पर ध्यान कम देगा। दूसरा, क्रय शक्ति में वृद्धि अथवा आय प्रभाव। भाई क्रय शक्ति बढ़ कैसे जाता है, आपका क्रय शक्ति बढ़ कैसे गई, या आय प्रभाव क्या है। तो कहता है कि हमारी आमदनी ना बढ़े, हमारी आमदनी पहले जितना थी आज भी हमारी उतना ही आमदनी उतना ही रहे, लेकिन वस्तु के दाम घट जाए। आय प्रभाव क्या है, तो आय प्रभाव का मतलब होता है कि हमारे इनकम में, हमारे आय में किसी प्रकार का बदलाव ना हो, लेकिन वस्तु का कीमत क्या हो जाए, घट जाए, वस्तु का कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि वस्तु के दाम घटने से तो 100 रुपया में हम 5 केजी सामान खरीदते थे, कोई मतलब 20 रुपये किलो था, लेकिन वस्तु का कीमत घटकर अगर 10 रुपया हो जाए तो 100 रुपया में हम कितना खरीदेंगे, 10 किलो खरीद लेंगे। लेकिन यदि हमारी खर्च 5 किलो है तो हमको 50 रुपया में न हो जाएगा सामान, 50 रुपया तो मेरा बच जाएगा। तो जो 50 रुपया बच जाएगा उसको तो हम निवेश कर देंगे ना। उम्मीद नहीं समझे आप लोग। बात समझना है कि मान लिया कि आपके पास आप आलू खरीदते हैं, आपके परिवार में प्रति महीना आलू की खपत 5 केजी है, और 5 केजी आलू पर आप हर महीना 100 रुपया खर्चा करते हैं, क्योंकि 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया है, 20 में 100। लेकिन आलू की कीमत गिरकर हो जाए 10 रुपया, कितना हो जाए, 10 रुपया, लेकिन आपके परिवार का खर्चा तो 5 रुपया है ना। तो 20 रुपये किलो था तो आप
एक महीना में 5 किलो आलू खरीदते थे, लेकिन आलू का कीमत घटकर 10 रुपया हो जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 10 रुपया घटकर हो गया तो दुगुना आलू खाएंगे, नहीं, उतना ही खाएंगे। तो हमें यहां कितना खर्च होगा? 50 रुपया खर्च होगा। तो 50 रुपया खर्चा होगा, मतलब आपका इनकम 50 रुपया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बचत यहां पर बढ़ गया। तो आय प्रभाव क्या है? तो आय प्रभाव कहता है या कह सकते हैं वृद्धि का मतलब क्या है कि वस्तु की कीमत में कमी हो जाने से अब उतना ही रुपया में हम ज्यादा वस्तु खरीद लेंगे, या कम रुपया में उतना ही वस्तु खरीद लेंगे। तो इसको हम आय प्रभाव कहते हैं। क्रय शक्ति में वृद्धि भी इसी को कहते हैं। इसके कारण भी मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तीसरा है प्रतिस्थापन का प्रभाव। तीसरा क्या है? मांग वक्र के ढाल के ऋणात्मक होने का तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो हमने कहा प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? तो प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक वस्तु के जगह पर दूसरी वस्तु को लाके खड़ा कर देना। जैसे मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, हम यहां से हट जाए और यहां पर हमारे ही जैसा, मैं नहीं लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको पढ़ाने लगे, तो हम हट गए, यहां पर दूसरा व्यक्ति आ गया, तो हो गया प्रतिस्थापन, मतलब मेरे जगह दूसरा कोई व्यक्ति आके खड़ा हो गया। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? तो अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहे। हम जिस वस्तु का प्रयोग करते थे, जैसे हम लोग नियमित चीनी का सेवन करते हैं, चीनी का कीमत उतना ही रहे, 40 रुपये किलो ही रहे, लेकिन अचानक मीठा का कीमत 20 रुपये की हो जाए, तो हम क्या करेंगे? चीनी का प्रयोग भी मिठास के लिए करते हैं, मीठा का प्रयोग भी मिठास के लिए करते हैं। तो यहां पर करेंगे क्या? तो यही करेंगे कि चीनी की खपत को कम करेंगे या मीठा के खपत को अन्य क्षेत्रों में बढ़ा देंगे। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन का प्रभाव। समानांतर वस्तु, समरूप वस्तु, वस्तु की कीमत परिवर्तन हो जाए। चाहे कॉफी की बात किए, कॉफी का कीमत उतना ही रहा, चाय का कीमत बढ़ गया तो हम चाय पीना छोड़ देंगे, कॉफी पीना छोड़ कर देंगे। और उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, उपभोक्ता की संख्या घटना या बढ़ना उपभोक्ता की संख्या परिवर्तन कहलाता है। और नियम कहता है कि आपके परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो कीमत ज्यादा होगा, फिर भी आपको ज्यादा खरीदना पड़ेगा क्योंकि परिवार में खर्च ज्यादा है। लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या कम है और कीमत बढ़ रहा है, तो हम कम सामान खरीद कर भी सबकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, यहां परिवर्तन में कमी भी हो सकता है और वृद्धि भी हो सकता है, प्रभावित करने वाले कारक। फिर अगला प्रश्न है, मांग के नियम की अपवाद क्या है? मतलब मांग का नियम कहां कहां लागू होता है? तो मांग का नियम हमने क्या कहा? तो मांग के नियम हमने समझाया था आपको कि मूल्य कम होगी तो मांग ज्यादा होगा, और मूल्य ज्यादा होगी तो मांग क्या होगा? कम होगा। मतलब कीमत ऊंचा है तो डिमांड कम है, और कीमत यदि नीचे है तो डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो प्रश्न कहता है कि कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग, यह मांग का नियम है। लेकिन प्रश्न है तो मांग के नियम का अपवाद क्या है, कमी क्या है? मतलब मांग का नियम कहां कहां लागू नहीं होता है? तो पहला बात, मांग के नियम का पहला अपवाद, भविष्य में कीमत वृद्धि। भविष्य में अगर आपको ग्राहक खरीद रहा है, जैसे अभी हम लोग 13-14 रुपए किलो आलू खरीद रहे हैं, लेकिन पता चल जाए कि आलू का कीमत 25 रुपए किलो होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? दुकान में जाके खरीदने, कहेगा ना अब तो 16 रुपये हो गया, दिमाग में तो है 25 रुपये होने वाला है, तो 16 रुपये भी देगा, तो मांग कम नहीं करेंगे, ज्यादा ही कर देंगे। तो भविष्य में यदि वस्तु की कीमत बढ़ने वाला है तो हम वहां पर मांग कम करने के बजाय ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि इसे और अधिक महंगा होने वाला है। दूसरा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिससे आपके सम्मान, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, उसका दाम ज्यादा होगा फिर भी आप ज्यादा कर देंगे, दाम कम होगा तो खरीदना छोड़ देंगे। जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तु डायमंड और गोल्ड है, सोना है। क्या है? सोना और हीरा प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है। उसका आभूषण पहनना हमारे समाज में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। तो सोना का कीमत अगर गिरकर 1000 रुपये ग्राम हो जाए, 10 ग्राम का कीमत यदि 1000 रुपया हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग सोना खरीदना छोड़ देंगे।
लेकिन यदि सोना का कीमत मान लो ही 50,000 प्रति 10 ग्राम है, 1,00,000 हो जाए तो बहुत ऐसे लोग ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वो प्रतिष्ठा, अरे सोना पहना हुआ है, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक है, डायमंड सम्मान का प्रतीक है। तो जहां प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि दाम बढ़ने पर भी लोग ज्यादा खरीदता है। हवाई जहाज का कीमत कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जो अपना प्रतिष्ठा मानते उसी से जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। उपभोक्ता की अज्ञानता, कई बार उपभोक्ता हम भी उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हैं, बाजार का ज्ञान नहीं है, उससे अच्छा सामान मिलता था, लेकिन आपने जो वस्तु खरीदा आपके दिमाग में ये बैठेगा कि ये सही मैंने बाजार में है, ये नहीं। दुकानदार ने आपके दिमाग में सेट कर दिया कि इससे अच्छा इस शहर में मिलवे नहीं करेगा। तो उपभोक्ता की अज्ञानता भी मांग के नियम का अपवाद है। और गिफिन का विरोधाभास नियम, कल भी हमने गिफिन के बारे में बताया था। गिफिन जो इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने वस्तु को दो श्रेणी में रखा, एक अच्छा वस्तु, एक घटिया वस्तु, एक सामान्य वस्तु, एक निम्न कोटि की वस्तु। मन में होगा सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? तो सामान्य वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आय ज्यादा है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है हम सामान्य वस्तु मतलब अच्छे क्वालिटी के वस्तु का प्रयोग करते जाते हैं। और निम्न कोटि की वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग इसलिए कोई करता है क्योंकि उसकी इनकम कम होती है। तो गिफिन का विरोधाभास नियम भी मांग के नियम का क्या है? अपवाद है। अब अगला टॉपिक है, तो सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर है? सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर है? तो पहला बात कि सामान्य वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है, लेकिन गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा अंतर है, सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, मतलब ऊपर से नीचे बाएं से दाएं होती है, लेकिन गिफिन वस्तु के मांग की वक्र धनात्मक नहीं होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है, उल्टा होती है, मतलब यह नीचे से क्या हो जाएगा, बीच बीच ऊपर की ओर जाएगा। तीसरा अंतर है, सामान्य वस्तु पर आय का प्रभाव धनात्मक होता है, जबकि गिफिन वस्तु पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगला है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन। तो प्रश्न है, मांग में जो चेंजिंग होता है, मांग में जो बदलाव होता है, मांग में जो परिवर्तन होता है, इसके क्या कारण है? तो पहला बात तो जान ले कि मांगी गई मात्रा या मांग में परिवर्तन दो प्रकार से होगा, या तो मांग का विस्तार होगा, या तो आप ज्यादा मांग करेंगे, या मांग का संकुचन माने मांग कम करेंगे। तो पहली बात तो जान ले कि मांग में, मांग के विस्तार से आप क्या समझते हैं? मांग का विस्तार क्या है या मांग का संकुचन क्या है? तो किसी वस्तु के कीमत में कमी के कारण, किसी वस्तु के कीमत में कमी के कारण हम वस्तु की मात्रा को ज्यादा मांग करते हैं, हम वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं। किसी वस्तु के कीमत में कमी के कारण हम उस वस्तु के को ज्यादा क्रय करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, तो कहेंगे मांग का विस्तार। और जब किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि के कारण, किसी वस्तु का दाम बढ़ जाने के कारण उस वस्तु की मात्रा को कम खरीदते हैं, तो कहते हैं मांग का संकुचन। तो एक नया प्रश्न आपके सामने होगा कि मांग में वृद्धि के क्या कारण है? मांग में वृद्धि के क्या कारण है? मांग बढ़ काहे जाता है? तो मांग में वृद्धि के कई कारण है। पहला कारण है व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाए, दूसरा प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत बढ़ जाए, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घट जाए, क्रेता की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो मांग में वृद्धि होगा। लेकिन प्रश्न है, मांग कमता का है, मांग में कमी के क्या कारण है? तो मांग में कमी के कारण है उपभोक्ता की आय कम जाए, प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत घट जाए, पूरक वस्तु का कीमत घट जाए, क्रेताओं की संख्या घट जाए, और भविष्य में वस्तु का दाम घटने की संभावना हो कि भविष्य में दाम क्या होगा, घटेगा। तो इन कारणों से मांग का संकुचन होता है या मांग में कमी आती है। ये रहा मांग और मांग के नियम से जुड़ा हुआ प्रमुख तथ्य। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 मतलब मांग और मांग के नियम से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।